बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कराची की सूरत हाल और कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग पर बिल आखिर काबू पा लिया गया है जी। ताहम ये वाक़या शहर के बदतरीन सानेहात में अगर कहा जाए तो शामिल होता है। आग के बायस इमारत का तकरीबन 40% हिस्सा मुनहदम हो गया है, जबकि दम घुटने और झुलसने से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 तक पहुँच गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जो तकरीबन 81 अफराद हैं अभी तक लापता हैं, जबकि 13 लाशों की शनाख्त भी हो चुकी है। इसके बाकी की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। आग लगने के 40 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार इमारत में दाखिल हुए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, जो अब भी जारी है। शदीद मखदूश सूरत हाल है जी। दोबारा आग भड़कने के वाक़यात हों, मलबे के ख़तरे के बायस की कार्रवाइयाँ इंतहाई एहतियात के साथ की जा रही है। इस दौरान इमारत की छत पे बात की जाए तो 32 गाड़ियाँ जो हैं वो बाहिफाजत उतारी जा चुकी हैं, जबकि वाक़े ने सिंध असम्बली में भी जी शदीद सियासी रद्द अमल को जन्म दिया है। जहाँ MQM ने हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़ एहतजाज और वॉकआउट किया। हुकूमती सतह पर जो इंक्वायरी कमेटियाँ हैं, मुआवजे का ऐलान है, जुडिशल तहकीकात है, एज़ यूजुअल वही सारा फिनोमेना चलेगा जी। ताहम मुतासरा ख़ानदान जो है इंसाफ, तेज़ रेस्क्यू और ज़िम्मेदारियों के तयन के मुंतज़िर है। ये वाक़े जिसका हम जिक्र करें, इनफैक्ट सानहे का जिसका हम जिक्र करें, एक हादसा नहीं, एक शहरी फायर सेफ्टी की बात करें, बिल्डिंग कंट्रोल की बात करें, एमरजेंसी रिस्पांस की बात करें, एक पूरे सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है। और वाक़े के बाद सिंध रेंजर्स के जो दस्ते हैं, फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू इदारे हैं, फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया है, जबकि बिलावल भुट्टो हों, मेयर कराची हों, वफाकी वज़ीर सेहत हों और दीगर हुकूमती शख्सियात ने अफसोस ही किया है। और हम किस बात पे अफसोस करें ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये वाक़या अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। कराची में शाहराह फैसल के ऊपर इनफैक्ट कल हमारे जो गेस्ट थे वो स्टैटिस्टिक्स भी बता रहे थे। ये सूरत हाल जी, कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पे इतनी ही मखदूस सूरत हाल है। मैं ज़रा अभी चूँकि हम कराची का जिक्र करें तो सुबह मैं न्यूज़ भी फॉलो करी थी और अभी मेरी टीम ने भी मुझे अपडेट भेजा है। कोयटा में जी प्रिंस रोड पर अचकज़ई प्लाजा में भी आग लगी है। इस वक्त अभी जो कम डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। PDMA की 4 गाड़ियाँ भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं, जबकि आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी कोयटा की भी सूरत हाल है, लेकिन जो कराची का वाक़या है इस पे अब तक क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट है और क्या चैलेंजेस हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि अब आग पे तो काबू पा लिया गया है, बट आई बिलीव कि अभी वहाँ से जो लोगों की डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने का एक प्रोसेस है। इमारत की हालत उतनी नहीं है अच्छी। तो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फ़िरोज़ी से बात कर लेते हैं ताकि वो हमें मज़ीद तफसीलात बताएं। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर जिस साइट का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के हवाले से भी चैलेंजेस मौजूद हैं। इमारत चूँकि बड़ी मखदूश हालत में है इस वक्त। अर्मला देखें, बिल्कुल जो है कराची जो है हमेशा सानेहों का मंतज़र रहता है और ये एक और सानिया है जिसके बाद जो है कराची में हर आदमी जो हर ताजिर जो उसकी आंख जो है वाशकबार है। उसकी वजह यही है कि अब तक जो है वो 83 अफराद जो हैं वो लापता हैं। उनके लवाहिकीन का जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि कम से कम उन जो उनके प्यारे हैं उनकी डेड बॉडीज़ ही उनको मिल जाए। इस हवाले से हमारी बात हुई डिप्टी कमिश्नर साउथ से, तो उनका कहना यही था कि अब तक जो है वो 20 अफराद की जो है वो लाशें निकाली जा चुकी हैं। और यही कहना है डॉक्टर सुमैया जो सिविल सर्जन है कि हमारे पास जो है 20 लाशें लाई गई हैं, जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो इससे ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। मगर जो हॉस्पिटल में जो लोग पहुँचे हैं उसी का हम आपको बता रहे हैं कि 20 अफराद की लाशें जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम सेंटर में पहुँचाई गई थी। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अंदर पहुँच गई हैं और बिल्कुल जदीद आलात से लैस हैं। डिटेक्टर के मदद से जो है वो डेड बॉडीज़ की शिनाख्त कर रही हैं। आज सुबह जो है ये अमल शुरू हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता रात जो है वो
वो आग पर काबू पा लिया गया था, कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था और अब जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई डीसी साउथ से, तो उनका कहना था कि अब तक जो है जितनी भी बिल्डिंग जो है वो पूरी क्लियर कर दी गई है, इस हवाले से कि वहाँ पर जो है अब आग कहीं पर भी नहीं है। जो छत पर जो सबसे जहाँ पार्किंग एरिया बनाया था वहाँ से मुतादिद गाड़ियों को जो है रिकवर किया गया है। आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो डेड बॉडी, जो लोग अंदर मौजूद थे, जो उनको निकाला जाए, उनकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला जाए। 83 अफराद बताए जा रहे हैं कि अब तक लापता हैं। आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसकी मदद से जो है अंदर जो डेड बॉडीज़ हैं उनका निकाला जाएगा। इस हवाले से जो है यहाँ पर ताजिर बरदरी में गुज़श्ता रोज़ भी योम शौक़ बनाया गया था और आज भी योम शौक़ का ऐलान किया गया है। इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डॉक्टर सुमैया के पास अगर मैं बताऊँ आपको, वहाँ पर जो है 20 डेड बॉडीज़ पहुंची थी, जिसमें से 8 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज, 6 जो हैं वो उनकी शनाख्त हो गई है, जिसमें से 38 फैमिलीज़ से जो है उन्होंने DNA सैंपल कलेक्ट किया है ताकि जो डेड बॉडीज़ उनके पास आई हुई हैं उनको रिकग्नाइज किया जा सके। जी अच्छा मुजम्मिल, अब ये तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आप बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। चूँकि हमारे पास सदर अंजुमन ताजरान सिंध भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो सारा हम वाक़या देख रहे हैं इसमें रेस्क्यू के हवाले से भी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि लोग हैं, फिर वहाँ पर जो इमारत की हालत है। अभी तक इंक्वायरी कमेटियों के अलावा कोई विज़िट गवर्नर सिंध के अलावा कोई ऐसा हुआ है जिससे रियलाइजेशन हमें हुई हो कि अच्छा ये इतना बड़ा सानिया है और इसके ज़िम्मेदारों का तयन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा? देखिए अरमला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और मेयर कराची समेत वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल किया है कि हम मानते हैं कि हमारी, मगर इस बिल्डिंग का अगर मेरे कैमरे में अब्दुल्ला बदर दिखाएं आपको, देखिए ये जो सामने हम खड़े हुए, इसका मेन गेट है जो बिल्कुल टूट चुका है और इस पर जो रेस्क्यू, जो मलबा हटाने का अमल जारी है, और जो नीचे का गेट है गुल प्लाजा जिस पर लिखा हुआ है, यहाँ से जो है वो रेस्क्यू अमला जो है वो अंदर दाखिल हुआ था आज सुबह और वो अभी तक अंदर मौजूद है। और जब इस हवाले से जो वज़ीर आला सिंध ने जो है अब कहा कि अब हमने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की है, इदारों को भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इस वक्त जो है देखें आप, हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा है, वो धुआं जो है वो सारा मलबा बाहर आ चुका है। अंदर के अतराफ़ में जो है, जो अंदर की बिल्डिंग है, मस्जिद का जो एरिया है वो भी क्लियर कर दिया गया है। मगर इस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और मेयर कराची सबका कहना यही है कि बिल्डिंग में जो है वो 13 दाखिली रास्ते थे, जिन दाखिली रास्तों पर जो है इवन मार्केट्स भी बना ली गई थी, दुकानें बनी हुई थी, उन दुकानों को क्यों बनाया गया? फायर अलार्म अंदर नहीं नस्ब थे, या जो अगर लाइट बंद होने की वजह से जो भगदड़ मची, जिसकी वजह से एक हमारा खालिद लड़का था जिससे हमारी बात हुई थी, उसने कहा था कि मैं अंधेरे में जो है दीवारें टटोलता हुआ, दीवारों को छूता हुआ जो है बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। तो जो एक रिफ्लेक्टर होते हैं शॉपिंग सेंटर्स में जो लोगों को गाइड करते हैं अगर अंधेरा हो जाए, वो भी इस शॉपिंग प्लाजा में मौजूद थे। रिफ्लेक्टर्स तो दूर की बात है मुजम्मिल, यहाँ तो बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अंजुमन ताजरान सिंध के। मुजम्मिल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास मौजूद थे। जी, आप मज़ीद तफसीलात बता रहे थे। जावेद कुरैशी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी पहले तो आप भी हमें ज़रा आप बताइएगा कि आपकी भी जब बात हुई है लोगों से, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और आप लोगों ने इस हवाले से जो भी आगे का सोचा है वो भी हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि ताजरों का मौक़िफ़ जानने के लिए आपने टाइम दिया। देखें, ये कराची की तारीख का एक बदतरीन सानिया है और आज चौथा रोज़ है और 60 घंटे से ऊपर हो चुका है। वहाँ अभी तक सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है, कोई रेस्क्यू का काम तसल्ली बख्श नहीं है। उन इदारों पे सवालिया निशान है और सूरत हाल इतनी गंभीर है कि हमारी मालूमात के मुताबिक 80 से 100 अफराद अभी तक मिसिंग पर्सन में हैं, जिनका ताहाल कोई अभी तक पता नहीं पड़ रहा। कुछ इंतज़ामिया ने लोकेशन की मदद से कहा है कि ये इर्द गिर्द यहीं गुल प्लाजा के करीब की इनकी मोबाइल लोकेशन आ रही है। अब सूरत हाल ये है, कल CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुआवजे का ऐलान किया कि फी खानदान जो शहीद हो गया उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये इनके सियासी बयानात हैं। सिंध गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। सूरत हाल इतनी खराब है कि आज कराची जैसा शहर जो
3.5 करोड़ से ऊपर की जो आबादी रखता है, वहाँ ना तो इनके पास इतनी फायर टेंडर है और ना फायर फाइटर इतने हैं। 1 लाख के ऊपर एक फायर टेंडर होता है। ये 3.5 करोड़ 24 टोटल पूरे कराची के अंदर है। हमारी बदकिस्मती यह है 1.6 मिलियन का जो बजट था, जो विफाक से आया था, उसमें से फायर टेंडर परचेज की गई थी। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी यहां से, वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, कोई पैसे खर्च नहीं किए। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है, वो अपने प्यारों के लिए धाड़े मार मार कर फैमिलियां रो रही है, और नुकसानात, जानी नुकसानात, माली नुकसानात ताजरों का होता है। और सिंध गवर्नमेंट और उनके वुज़रा वो ताजरों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस मौके से भी वो सियासत खेल रहे हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमारी सबसे पहली तरजीहात ये होनी चाहिए, जो लोग मिसिंग पर्सन है वो अल्लाह करे खैर खैरियत से हो, लेकिन जिंदगी के आसार वहां नजर नहीं आ रहे। आप ये देखें कि कराची में गुल प्लाजा से कई बड़ी गुना ये शॉपिंग सेंटर मौजूद है। खुदा न करे वहां कोई ऐसा सानिया हो जाता तो इस गवर्नमेंट से 15 दिन के अंदर भी उनसे रेस्क्यू। अच्छा जावेद साहब, मेरा वैसे तो ये सवाल पहले होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम भी साने के बाद ऐसे सवालात करते हैं। जावेद साहब, ये चूँकि ज़ाहिर है आपने ख़ुद कहा कि एक बहुत बड़ा प्लाज़ा है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी तादाद में ताजिर वहाँ पे उनकी दुकानें थीं। आप चूँकि सदर भी हैं, जब इस तरह की बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं, ऑपरेशनल होती हैं, और वहाँ पर बेसिक सेफ्टी या सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं होते, तो आप लोग इसको पहले इन्फॉर्म करते हैं या आप लोग अपनी कोई ओपिनियन रखते हैं इस बारे में कि जी ये नहीं है, आप स्टेट से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, मुतल्लिका इदारों से बात करें कि ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो गई हैं, लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ये वाक़या सानिया हमारे सामने हुआ है, अगर बेसिक सेफ्टी की चीज़ें नहीं है तो फिर आप लोग क्यों नहीं प्रॉपरली इस पर कोई एक्शन करते? अर्मिला, मैं आपसे अर्ज करूं, बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन यहाँ का तरीकाकार यह है कि एक सानिए के बाद दूसरे सानिए का इंतजार किया जाता है। आज सारे सेफ्टी आलात और फायर के मामलात पर बात हो रही है। क्या ये इदारे पहले नहीं थे? क्या उन इदारों की जिम्मेदारी नहीं थी? चेक एंड बैलेंस किसने रखना था? क्या ताजरों ने रखना था? उन इदारों से वो आवाम और ताजरों के हमारे टैक्स के पैसों से वो जो सैलरी ले रहे हैं और ये अपनी अयाशियां हुकूमत कर रही है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ताजरों का इतनी बुरी हालत है, उन्हें कोई भी दिलासा देने वाला भी नहीं है। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है कि हमने वो बयान दे दिया। 20 घंटे के बाद सीएम साहब ने वहां का विजिट किया, मेयर कराची ने जाकर तकरीबन 24 घंटे के बाद लोगों का रद्द अमल उनके खिलाफ बहुत सख्त आया। अब तक लोग इंतहाई मुश्तहिल हैं। हमने लोगों को बड़ा समझाया, लेकिन उनके सब्र का पैमाना भी अब लबरेज होता जा रहा है। आज ये क्लियर नहीं हुआ तो लोग अपनी मदद आपके तहत इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और उसके बाद भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि लोगों का अब सब्र जवाब दे चुका है। और हुकूमत इनकी नाअहली का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? 60 घंटे के बाद भी अब तक ये क्लियर नहीं कर पाए, और मजीद ये कितना ये टाइम लेंगे, इनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये इनकी ना कोई जदीद ट्रेनिंग है, ना जदीद इनके पास हालात है। ये पुराने 50 साल पुरानी ही डगर पर चलते हुए आ रहे हैं, और आज लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। ये कराची इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला शहर, और उसके अंदर इनकी सूरत हाल है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। आज बदकिस्मती उस शहर की देखे, इस शहर की बदकिस्मती है कि इसको लाशें उठाने की भी फुर्सत नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली जी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जितना अफसोस किया जाए साने के ऊपर कम है, लेकिन वही बात है कि कोई जिम्मेदारी जब लेगा नहीं, हुकूमत ताजरों पे डाल रही है। आपका क्यों नहीं उन्हें सजा दी जाती? इससे पहले वाकयात हुए, मार्केट, टेम्बर मार्केट, मुझे बताएं उनका तायन करके आज तक पहला वाकया नहीं। आप सही कह रहे हैं जावेद साहब। थैंक यू वेरी मच जावेद, बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। जावेद कुरैशी सदर अंजुमन ताजरान सिंध हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं। इतना बड़ा सानिया है जी, और 26 अफराद जो हैं इस सारे वाक़े के अंदर जहाँ बहक हुए हैं, 81 अभी भी लापता है। स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं जी, ज़ाहिर है जो अभी ऑफिशियली हमारे पास मौजूद हैं उस पर बात भी करेंगे, और साथ साथ हमने इस फैक्टर पे, चूँकि हम ब्रेक पर जाने से पहले सदर ताजर भी हमारे से, अंजुमन ताजरान सिंध हमारे साथ मौजूद थे, उनके भी मुताबिक जी उनकी अपनी रिजर्वेशंस मौजूद हैं सारे वाक़े के ऊपर, और पोस्ट जो इस वक्त रेस्क्यू या फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन जारी है उस हवाले से भी। लेकिन अब हम सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुखदेव असरदास हिमनानी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो हम जिस वाक़े का जिक्र भी करें, इनफैक्ट जिस साने का जिक्र करें, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास जावेद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, उनकी रिजर्वेशंस हैं। मैं चाहूँगी आप ज़रा हमें सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी दें सारे हवाले से, और क्या इस वक्त रेस्क्यू की ऑपरेशन के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या अपडेट हैं, आप हमें बताइएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। जिससे आपने अपने उसमें अभी इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि एज ऑफ येट 26 लोग हलाक हो चुके हैं। आप कह रही हैं 82, 83, पर हमारे पास जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स थी वो लगभग 76 थी। 76 जो मिसिंग थे, जिनका खदशा है कि वो शायद गायब है। 76 में से 26 जो है वो डेथ हो गए। 26 में से 6 वो जो डे 1 पे पास कर गए थे, जिसमें से एक हमारा फायर फाइटर भी था। 20 बाद में से जो 76 में से ये आप माइनस कर फिगर उनमें से हैं। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 76 में तकरीबन 45-46 जो है कंफर्मेशन है, जो फैमिली ने कंफर्मेशन हमें दी है। डिप्टी कमिश्नर का डेस्क वहाँ पे लगा हुआ है, CPLC का लगा हुआ है, DIG साउथ का लगा हुआ है, या जो हेल्पलाइन से वहाँ पे कंफर्मेशन की। बाकी जो हमारा खुद से अंदाजा था कि मे बी दिस पीपल आर मिसिंग, क्योंकि हमने मल्टीपल फैक्टर्स को गेज किया कि जैसे वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ खड़ी थी 2 दिन से, जो कोई लेने नहीं आया। बट आज सुबह एक ऐसा वाक्य भी हुआ कि गाड़ी का ऑनर आ गया, उसको ले गया, तो हमने उसको उस लिस्ट से माइनस कर दिया। तो एज ऑफ येट एक्सपेक्टेड तो यही है कि 76 जो है ओवरऑल दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डेड। हम दुआ गो हैं कि जो है ज़्यादा रिकवरीज हो जाएं। अभी जो है रेस्क्यू का स्टेटस ये है कि लास्ट मंजिल पे जो है उसको क्लियर आउट कराने की कोशिश की जा रही है विद थर्मल इमेजेस। एक रेस्क्यू 122 के पास थर्मल इमेजेस का एक निज़ाम है कि इन केस कोई ऐसा जो है वो है विक्टिम जो पास आउट कर गया बट वो हयात है, पर उसकी सांसें चल रही थोड़ी बहुत, एंड इज नॉट कॉन्शियस, तो थर्मल इमेजेस को पिकअप कर लेते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक कटर्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा रहे हैं ताकि इन केस कोई मलबे में से निकाल रहे किसी को तो किसी को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल ताकीर हुई है रेस्क्यू में। हमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सिविक सेंस का भी फुकदान है। आपने जब से 2 दिन से इशू हुआ होगा, आपने सुना होगा कि पहले दिन पानी पहुंचने में जो है ताखीर हुई, बिल्कुल हुई थी। सैटरडे नाइट आपको पता है कराची में सबसे बिजीएस्ट नाइट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक मेंटालिटी ऐसी होती है कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है कि 1000-2000 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई तमाशा देख रहे हैं, इस तरह से रेस्क्यू की उसकी वजह से अमल जो है उसमें रुकावट आती है, या अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है तो उसको लोग रास्ता कम देते हैं, राधर उसके पीछे भागने की कोशिश करो कि उसके पीछे हम जाएंगे तो हो सकता है हमें रास्ता जल्दी मिल जाए। तो इस वजह से हम आवाम को ब्लेम नहीं कर रहे, बट आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें अपने गिरबान में भी जागना चाहिए कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई मेडिकल या कल को ऐसा कोई दोबारा इमरजेंसी होती तो हम एज अ पब्लिक हमारा क्या रिस्पांस होता है। 2 दिन कंटिन्यूसली रेस्क्यू में ताखीर होती रही इन्हीं वजूहत की, जैसे जो बार बार लोग आ रहे थे वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए मुझे, काफ़ी ऐसे भी लोग वहाँ पे आए जो वहाँ पे आग बुझी नहीं, पहले उनकी सियासत शुरू हो गई। अभी तक लाशें निकली नहीं, लवाके निकले नहीं, पहले उनकी सियासत वहाँ पे शुरू हो गई। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे, रेस्क्यू के अमल को रोक रहे। आपने 2 दिन से सुना होगा CM साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि CM साहब लेट क्यों पहुंचे। CM साहब ने उसकी 2 वजूहत बताई। एक, जिस दिन आग लगी उससे 2 घंटे पहले ही हैज डिपार्टेड फॉर हिज होम टाउन, उनके विलेज के लिए। जैसे उनको पता लगा नेक्स्ट डे रात को, पता हेलीकॉप्टर कोई नहीं उड़ता, रात को कोई फ्लाइट नहीं होती, रात को 12 के बाद। जैसे उनको पहली फ्लाइट मिली वो यहाँ पे पहुंचे। दूसरा, जब भी CM साहब अवॉइड करते और हमें रेस्क्यू वाले मना करते हैं क्योंकि वो VIP मोमेंट होती है, उनके साथ 15-20 गाड़ियां होती है, जब वो वहाँ पे आएंगे नेचुरली कॉर्डन ऑफ होगा एरिया, तो रेस्क्यू के ही अमल में रुकावट होती है। तो एक ताखीर की वजह ये भी थी, बट आई थिंक हमें एज अ माशरा भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नेवरदलेस हमने कमिटीज पे बनाई है विच इज बीइंग लेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी। आपने कुछ बताया कि ग्रीवेंसेस है उनके, मैंने सुने नहीं ग्रीवेंसेस उनके। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सुखदेव साहब। जैसे आपने कहा ठीक है आपका मौक़िफ़ ताख़ीर के मामला, आई एम ग्लैड कि आपने इस चीज़ को एडमिट किया कि रेस्क्यू या वहाँ पे पहुँचने में ताख़ीर हुई है। बट मेरा सवाल अब यहाँ पे ये है,
कि ये सानिया, आई बिलीव कि आप इससे बड़े बाखूबी वाकिफ़ होंगे, ये पहला सानिया नहीं है। इस तरह के माजी में कई वाक़यात हो चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स भी आप मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं कि कराची के अंदर ऐसी बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, उन सारे प्रोटोकॉल्स को समहाउ डिसमिस किया गया है और वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इमारत भी उन्हीं में से एक है। अब हम कमेटीज़ पे, हम इंक्वायरी कमीशंस के ऊपर बड़े अरसे से रिलाय करते आ रहे हैं सर, और माजी में भी वो जो वाक़यात हुए हैं, मेरे सामने तो कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि जी ज़िम्मेदारों का तयन हुआ और उनको सज़ा मिली हो। क्या हम इस बार एक्सपेक्ट करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूँ। अक्सर इस वाक़े को जोड़ा जा रहा है कि लियारी में 3 महीने पहले बिल्डिंग गिरी, सिंध हुकूमत ने कोई वाक़या नहीं किया। हमने इनिशियली 3 दिन हम पे बड़ी तनकीद हुई कि आप किसी को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे और जो है एक्शन क्यों नहीं ले रहे, SBCA की करप्ट है, फला है, ऐसे। हमने कहा हमें 2 से 3 दिन दे दें, पहले हमें तयन तो करने दें। अगर हम अभी चाहें अवामी गुस्से को ठंडा करने के लिए, हम एक दिन में सिंध हुकूमत 30 लोगों को फारिग कर सकती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम DG SBCA को फारिग कर सकते हैं, वजीर को हो या उसके नीचे उसका अमला हो, CM साहब उसको हटा सकते हैं, नो इशू। बट किसी का नाजायज़ी क्यों? 2 दिन दे दें, 1 दिन देते, हम ब्लेम किसको करें कि किसकी गफलत थी? फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बाद जब लियारी का सानिया हुआ तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि नीचे का अमला जो है, ऑल्दो वो बिल्डिंग मकदूश करार दे चुकी थी, पर उन्होंने जो है अपना काम सही से नहीं किया, तो हमने जिम्मेदारी का तयन वहाँ पे किया, तो उन लोगों को सस्पेंड किया कि इन लोगों ने गफलत की है, उसमें इनकी नायरहली है, करप्शन है, जो भी उस इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आई थी। सिमिलरली हम ये कह रहे हैं कि पहले हमें इसकी जड़ पे जाने दें। अभी भी हम और आप जब बात कर रहे हैं ना, कोयटा में एक प्लाजा में आग हुई है, वो प्लाजा के लेवल का ही है। कोई भी नहीं चाहता उसके घर में, उसकी कमर्शियल जगह पे आग लगे। अक्सर आए दिन आप सुनते हैं सिलेंडर के वाकयात हो रहे होते हैं, कोई भी नहीं चाहता उसके घर में सिलेंडर फटे। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी बारीक चीजें होती हैं, उसमें सुई जैसा भी अगर आपसे इग्नोरेंस हो जाए तो बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2025 में, ऑल्दो फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, सिंध गवर्नमेंट का नहीं, हम ब्लेम नहीं करें, 6 से ज्यादा आग लगी। उसमें प्रॉपर फायर इक्विपमेंट भी था, स्नोक्यूल्स थे, इंडस्ट्रीज थी, प्रॉपर इट वाज अ हैवी इंडस्ट्रियल एरिया। फिर भी उन्होंने तो नहीं कहा हुआ ना उनकी फैक्ट्रीज में आग लगी, उनका कारोबार खराब हो, कहीं ना कहीं से कोई गफलत हुई है। नेचुरली इसमें सरकारी गफलत भी होगी, हो सकता है इस शहर में एक अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी वाकयात हुए कि डेलिबरेट चीजें की जाती है, बट एज ऑफ येट हमें इस वाक्य में कोई ऐसी डेलिबरेट चीज नजर नहीं आ रही। पहले हमें इसके रूट कॉज पे जाने दें कि आग लगी कहाँ से, और क्योंकि 2024 में भी फायर ऑडिट करवाया था जिसमें गुल प्लाजा भी था और लगभग 150 से और ज्यादा इमारतें थी जिन पे टाइम एंड अगेन हाईकोर्ट में कंप्लायंस दिखी कि हम इसको क्योंकि कराची बहुत पुराना शहर है, 1940 से लेकर 2004-5 तक काफ़ी ऐसी इमारतें बनी गई जिनके ऐसे अप्रूवल दिए गए जो कानून के खिलाफ थे, या उनको कानूनी अगर रंग दिया भी गया तो प्रोटोकॉल सेफ्टी के खिलाफ थे, इंक्लूडिंग गुल प्लाजा, जिसका आपने सुना होगा कि गैर तामीराती जो है इनकाम था वो 2004 में इन्होंने रेगुलराइज करा, 2004 तो हम नहीं थे, तो रेजिस्टेंस हमें पहले भी आ रही थी फायर सेफ्टी के हवाले से। हमें पहले इसके रूट कॉज में जाने थे कि फायर ऑडिट को क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया गया, कल को हम सस्पेंड करें भी सही, एक बंदे को या 20 को किसको करें। रही बात अपनी ग्रीवेंस की बात की, हम डे 1 पे जुडिशियल इंक्वायरी पे सिंध गवर्नमेंट जा सकती थी अपने कंधे से ब्लेम हटाने के लिए। ताजरों की खुद की डिमांड थी कि कल को क्योंकि उनको ये ग्रीवेंस ना हो कि किसी के ऊपर किसी को स्केप बोट किया जा रहा है, किसी के ऊपर नाजायज ब्लेम डाला जा रहा है कि नहीं ये एसोसिएशन ताजिर कह रहे हैं, तो वो खुद ही लीड कर रहे हैं। सुखदेव साहब ताजिर इस पे कह रहे हैं कि जी ये सिंध हुकूमत इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही। ये अभी मैं मौके बता रही हूँ जो ब्रेक पर आने से पहले हमने उनके सदर का लिया है। उन्होंने कहा जी रेस्क्यू हो या हमारे पास दीगर कार्रवाइयाँ हो, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। ताजरों के ऊपर इल्ज़ाम डालकर सिंध हुकूमत बरी ज़िम्मा हो रही है। ये सारी बात उन्होंने अभी ब्रेक पर आने से पहले, आपसे बात करने से पहले वो करके गए हैं। मैं इफ अलाउ मी वन पॉइंट, कल जब CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुल प्लाजा के सदर ताजिर रहनुमा इनके कराची के रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठे थे, उन्होंने भी अपनी गलती एडमिट की कि हमारी भी गलती थी और कुछ नहीं, कम से कम फायर अलार्म लगा दे ताकि आग लगती है तो लोगों को जल्दी से पता हो यहाँ आग लगे निकलना है। और उन्होंने यकीन दयानी करे अभी वो कोऑपरेट करेंगे बनस्बत माजी के जब वो कोऑपरेशन का फुकदान था। ताजरों में भी दड़े बनाए हुए हैं, आई डोंट नो किसने आपको ये बोला, हमने जो कमेटी बनाई है उसको लीड ताजर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची कर रहे हैं, अदरवाइज जो उसके दूसरे मेंबर्स हैं वो ताजर करें ताकि कल को उनको ये ग्रीवेंस ना हो कि हमारी तरफ से कोई कोताही हुई है। पहली बात। रही बात रेस्क्यू में, अगर आप कह रहे हैं हमने सीरियस लिया, आपको मैंने बताया पानी में लेट हुआ, पानी ऐसे नहीं कि ओवरऑल पहुंचने में, ओवरऑल रेस्क्यू पहुंचने में लेट ही, फर्स्ट जो रिस्पॉन्ड था 9 मिनट के अंदर 2 गाड़ियां पहुंच गई थी। 9 मिनट के बाद 2 गाड़ियां पहुंची, इट वाज डिक्लेयर्ड कि ग्रेड 3 की। सर हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, क्या हमारे पास इस बड़े शहर के लिए रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं है? इसको अगर होलिस्टिकली आप देखेंगे तो बिल्कुल कम है।
अगर आप ओवरऑल देखेंगे सर इस वाक्य के हवाले से या इस वाक्य से बाहर निकल के भी ओवरऑल हम काफी अरसे से कहते हैं ना, बिल्कुल रिसोर्सेज कम है। तो अब मैं सर क्या हम blame इस नहीं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, क्या हम इस रूट कॉज को पहले एड्रेस नहीं हमें करना चाहिए कि इतने बड़े शहर के लिए हमें अपने रिसोर्सेज मैनेज करने हैं समहाउ, ताकि अल्लाह ना करे अब मेरे मुंह में खाक के ऐसी कोई दोबारा से चीज़ आए, लेकिन हम उसके लिए अपने रिसोर्सेज इतने तो अप टू द मार्क रखें। आई एग्री विथ यू, यू आर 100% राइट। हम शुरू से एक चीज़ कहते हैं कि हमारे पास सिंध गवर्नमेंट का जो डोमेन आता है कराची में, टेरिटोरियली आप देखेंगे तो 30% आता है। केएमसी की जो डोमेन है वो 30%, 70% केएमसी की नहीं है। पर कहीं पे भी आग लगती है, खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया होता है, डेवलपमेंट होती है, केएमसी या सिंध गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड कि अपनी जेब से वहाँ पे पैसे लेकर डिस्पाइट द फैक्ट टैक्सेस वहाँ कोई और ले रहा है। अगेन वी डोंट वांट टू गो इनटू द ब्लेम गेम। आई एग्री विथ यू, हमें रिसोर्सेज बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे वफाक पिच इन कर सकता है जो यहाँ से पोर्ट से डेवलपमेंट सेस ले रहा है, सारा इम्पोर्ट टैक्सेस ले रहा है और सब चीज़ें कर रहा है, तो उसको भी पिच इन करना चाहिए। लोकल जो है टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए, केएमसी को भी अपनी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ानी चाहिए। आई एग्री विथ यू, जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे हम जो है इन वाक़यात के लिए रिसोर्सेज जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे हम उनको टैकल नहीं कर पाएंगे। सबीर साहब ये एक वैसे तो इंटरनेशनल एग्जांपल मैं अब क्या ही दूं कि इंटरनेशनली क्या चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, हमारे तो आपने जैसे खुद अभी मेंशन किया कि फायर अलार्म तक नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं कि इंटरनेशनली कुछ सेट है स्टैंडर्ड्स कि आपने जब बिल्डिंग किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए ऑपरेशनल करनी है तो इस बात को मेक श्योर करना है। चले मैं इस बात का लेवरेज देती हूँ कि जी बहुत पुराना शहर है, बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, बट डोंट यू थिंक कि अब हमें इन पुरानी कंस्ट्रक्शंस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अगर बेसिक बिल्कुल चीज़ें मौजूद नहीं है तो इनको ऑपरेशनल ना किया जाए, ताकि ये जो जिन कैजुअलिटीज़ का आज आप और मैं बैठ के जिक्र कर रहे हैं, ना जाने अब माजी में कितने ख़ानदान इससे डिस्टर्ब अभी तक हुए होंगे और चल भी रहे होंगे। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लेवरेज अगर आप ना भी दें, क्योंकि माजी में 2-3 ऐसी आग पहले भी लग चुकी इसमें कराची में, बोल्टन बाजार की आग हो, टिम्बर मार्केट की आग हो या बल्दिया फैक्ट्री में जानबूझ कर आग लगाई गई, उसको ऑलरेडी मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पे काम किया गया। 2016 में लॉ भी लाया गया कि लाजमी है पुरानी कंस्ट्रक्शन में आपने फायर अलार्म्स लगाने, सब चीज़ें करनी है। 2024 में फायर ऑडिट, जिसकी मैं बार बार बात करूँ, फायर ऑडिट का मकसद ये क्या, इन इमारतों को आइडेंटिफाई किया गया था, ये इमारतें खतरे में है, किसी भी टाइम इन पर आग लग सकती है और ये उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी उसको इम्पोज करवाने जाते थे तो हमें ताजिर बरादरी से ही रेजिस्टेंस मिलती थी, शटर डाउन हड़ताल हो जाती थी, फिर नेचुरली गवर्नमेंट भी बैकफुट पे जाती थी। मैं नहीं कह रहा कि इट्स एन एक्सक्यूज कि हम रिट ऑफ लॉ को इन्फोर्स नहीं करें, बट आई थिंक अभी क्योंकि सबको एक वेकअप कॉल मिली है तो हमें यहाँ पे भी जो है कॉपरेशन मिलेगी। बट आई एग्री विथ यू, वी नीड टू वर्क टुगेदर टू डू मोर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुखदेव असरदास से हिमनानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है और क्या होना चाहिए और क्या हम इससे सीखेंगे, इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, गुल प्लाजा में लगने वाली आग का हम जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चीफ रेस्क्यू ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे हमारी बात करवा रहे हैं। ओवर टू यू मुजम्मिल। बिल्कुल, देखिए अर्मिला, इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, टीम जो है वो अंदर मौजूद है, जदीद आलात से जो है वो शिनाख्त की जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद ज़फ़र अहमद। ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जनाब, इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि बेसमेंट में हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और सेकंड और थर्ड की जो है ग्रिल्स वगैरह हमने हटा दी हैं, खिड़कियों को क्लियर कर दिया और वहाँ पे हमारी सर्चिंग टीमें जो है उतर चुकी हैं, जो कि बॉडी को सर्च कर रही हैं। बताइएगा कि इस वक्त जो है सूरत हाल जो है आग की क्या सूरत हाल है, कितना क्या कूलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है? जी, कूलिंग का तकरीबन अमल खत्म हो चुका है, लेकिन बेसमेंट में जो है वो रात 2 बजे के बाद से जो है वो नीचे आग आई थी, जो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से दाखिल हुई थी और अभी भी जो है वो उसमें हम नीचे बेसमेंट में फायर फाइटिंग कर रहेंगे। बाकी ऊपर फर्स्ट ग्राउंड और थर्ड जो है उसमें कहीं कहीं पॉकेट्स में आग है और उस पर भी जो है हमारी फायर फाइटिंग टीम काम कर रही है और सर्चिंग की टीम जो है वो जो बॉडीज़ हैं उसको सर्च करने का काम शुरू कर दिया हमने। बताइएगा कि फायर ब्रिगेड के अलावा, केएमसी के अलावा और कितने इदारे आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी, हमारे साथ जो है पाकिस्तान नेवी फायर फाइटिंग कर रही है, 112 फायर फाइटिंग कर रही है, पोर्ट कासिम की टीम हमारे साथ फायर फाइटिंग कर रही है। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, NGOs में एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और रेंजर्स पुलिस हमारे साथ जो काम कर रही है। चैलेंजेस दरपेश हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर?
जी दोबारा कहिएगा। मुजम्मिल, मैं कह रही हूँ कि आप इनसे पूछिएगा कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इनको फायर फाइटिंग या रेस्क्यू के प्रोसेस में दरपेश आ रहे हैं, रिसोर्सेज को लेकर, लोगों की शक्ल में, या किसी भी तरह का कोई चैलेंज इनको दरपेश है। तो आप ये फरमाइएगा कि क्या अभी इस वक्त जो मुश्किलात सबसे ज़्यादा आपको पेश आई ऑपरेशन के दौरान? देखिए, इसमें जो मुश्किलात आई थी वो ये थी कि दारशरा तमाम जो खिड़कियाँ थी, तमाम ग्रिल थी, ब्लॉक्स थे सारे, और फिर जो आग लगने की वजह से इसमें हीट और स्मोक बहुत ज़्यादा था, जो कि दुश्वारी का। फिर सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इमारत बड़ी मखदूश हो गई और 2 साइडों से गिर गई और इसमें क्रैक्स आ गए थे। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम जारी सारी रखा और फायर फाइटिंग भी करते रहे और सर्चिंग का अमल भी यहाँ जारी रहा। और इस वक्त जो हमने रात को जो पार्किंग थी ऊपर गाड़ियाँ, वो तकरीबन 20 के करीब हमने गाड़ियाँ उतारी हैं और 35 के करीब मोटरसाइकिल हमने उतारी हैं यहाँ से। और इसके अलावा पूरी रात जो है वो ये जो मलबा है ये भी, इसका भी उठाने का अमल जारी सारी रहा, और जो जनरेटर्स थे और दीगर चीज़ें थी वो भी हमने उतारी हैं और ये अमल भी साथ साथ जारी है हमारा। फरमाइएगा कि कब तक ऑपरेशन मुकम्मल होने की तवक्को की जा सकती है? आज ही इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आज जो खासकर जो डेड बॉडीज़ हैंगी या जो मिसिंग हैंगे उनको जो है वो जल्द से जल्द काम किया जाए। कल हमें जो है हमने फिगर जो तकरीबन 30 के करीब जो है वो अचीव हो गया था और हमारे पास जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो तकरीबन 75 के करीब हैगी। तो इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश करेंगे कि हमने अब सेकंड और थर्ड के ऊपर जो है वो अपनी टीमें भेज दी हैं, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। जी बिल्कुल अरमला, आपने सुना कि इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस हवाले से बता रहे थे। ये जो भी चीफ़ ऑफिसर थे रेस्क्यू के, उस वक्त हमारे से बात भी कर रहे थे। चैलेंजेस जी हैं और अभी तक जारी है ये सारा ऑपरेशन, और उनके मुताबिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। कमर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोविंशियल सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट सिंध, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का भी कि आपने हमें वक्त दिया। इस सारी सूरत हाल पे आपका तज्जिया, और मैं चाहूँगी ज़रा ये फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, चूँकि आप प्रेसिडेंट भी हैं, इस इमारत में एक बहुत बड़ा मसला ये भी था। अब मैं चाहूँगी इस पे भी आप ज़रा अपना ओपिनियन दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन चूँकि प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, लिहाजा इसका बुनियादी काम ये है कि लोगों को और जितने भी हमारे इंस्टॉलेशंस हैं या जो हमारे मॉल्स हैं, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दफातर हैं, घर हैं, उन सब के अंदर फायर प्रोटेक्शन के न सिर्फ आलात लगाए जाएं, उनको राग़िब किया जाए, बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी दी जाए। इसका मकसद ये है कि ताकि आग लगे ही ना। एक बुनियादी उसूल ये है कि जब फायर एक्सटिंग्विशर लगता है तो वो इसलिए नहीं लगता कि वो रोज़ाना इस्तेमाल हो, वो इसलिए लगता है कि अगर तमाम फायर प्रोटेक्शन के या उससे बचाव के सारे रास्ते नाकाम हो जाएं, तब आप आखिरी मरहले में फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके आग बुझाते हैं। इससे पहले बहुत कुछ होता है। मैं ये अर्ज करता चलूँ कि 2017 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक फायर बिल्डिंग कोड बनाए थे, जो पूरी किताब है जिसके अंदर बड़ी तफसील से लिखा हुआ है और वो कानून बन चुका है। और कोई भी बिल्डिंग फुल फायर कोड के बगैर नहीं बननी चाहिए, यहाँ तक कि उसका नक्शा भी अप्रूव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब हो रहा है, नक्शे बगैर उसके अप्रूव हो रहे हैं। यहाँ तक कि उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स होती हैं, जैसे गुल प्लाजा में गुफ्तगू हो रही है कि साहब 400 या 500 दुकानों की इजाज़त थी और 1200 तक चली गई है। ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, इसमें इंस्पेक्शन कहाँ है? कहाँ है वो तमाम मामला जो बिल्डिंगों में लाजमी उसके कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होना चाहिए? इंजीनियर्स का काम है कि वो इन चीज़ों को देखे और मुताल्लिका इदारों का काम है कि वो उनकी इंस्पेक्शन करें। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कंवर साहब। अभी आपने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने अपनी एसोसिएशन का एक जेडी भी डिस्क्राइब किया कि आप लोगों का काम ये है। अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो गुल प्लाजा है या इससे पहले हमने देखा था जितने भी माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं, ये बेसिक चीज़ है फायर अलार्म और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये कोई ऐसी कोई तोप चीज़ नहीं है कि इंस्टॉल नहीं हो सकती हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें आपकी एसोसिएशन का भी संभाव ये रोल बनता है कि आप लोग इस पर मज़ीद हाईलाइट करें, या आप लोगों ने माजी में हाईलाइट किया और उसका कोई असर नहीं हुआ?
जी, मैं एक बात ये बताऊं कि ये 25 साल से ये एसोसिएशन है और 25 साल से हम मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसके कोर्सेज भी करवा रहे हैं। ना सिर्फ ये के कोर्स करवा रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ, हुकूमती इदारों के साथ, मेयर कराची के साथ और SBA के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी बहुत मीटिंग्स हुई हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग अरेंज की गई है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी की गई हैं। हर साल हमारी एक बहुत बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल लेवल पर, जिसमें इन तमाम इदारों को बुलाया जाता है और इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। अब जो लोग कर लेते हैं, जो इसका शऊर रखते हैं, वो तो कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर जो है इसकी अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं और वो कहते हैं यार छोड़ो ना, जब होगा तो देख लेंगे वगैरह वगैरह। ये वही बात है कि अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, लेकिन मैं घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखूंगा। तो ये वो चीज है कि जो इसमें शऊर उजागर करने की बात है। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, गुल प्लाजा हो या कोई मॉल हो, करोड़ों अरबों रुपए का काम हो रहा है, कोई भी वहां गरीब आदमी नहीं है और माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये कहना कि ठीक है भाई हुकूमती इदारे नहीं कर रहे, मान लिया, लेकिन क्या हमें शऊर नहीं है? क्या हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, या वहाँ की एसोसिएशन क्या कर रही है, या वहाँ पर जो ये लोग मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं वहाँ की वेलफेयर के लिए, वो किस चीज का लेते हैं? तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें शऊर होना चाहिए कि हमें बेसमेंट में दुकानें इस तरह नहीं बनानी बगैर इजाजत के, या हमें छत पे पार्किंग बनानी है, या वहाँ अगर आप किसी भी मॉल में चले जाएं तो रास्ता ही नहीं है। वहाँ इतने ज्यादा उन्होंने या तो कपड़े रखे होते हैं या अशिया रखी होती हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि हुकूमती इदारे तो नहीं कर रहे, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी खुद भी बहैसियत शहरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हम नहीं देख रहे। कंवर साहब, आई एग्री विद यू कि ये चीज़ें ठीक है, हुकूमत अब नहीं कर रही, और वही बात है कि इस प्लाजा में ऐसा भी नहीं है कि लोग कारोबार नहीं कर रहे या वो अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते, एसोसिएशंस मौजूद हैं। और मैंने सदर अंजुमन ताजरान से भी सवाल किया था, जिन्होंने कहा भी कि जी हम क्या करें, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम कैसे कर सकते हैं, ताजरों पे ज़िम्मेदारी क्यों डाली जा रही है। लेकिन सर, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी एसोसिएशन भी, चूँकि आपने ख़ुद भी कहा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे और हम इसी तरह किसी साने का इंतज़ार करके इस डिस्कशंस में रहेंगे कि कौन ज़िम्मेदार है, किसको करना चाहिए था, किसको नहीं करना चाहिए था, ये तो फिर डिस्कशन जब तक चाहे जारी रह सकती है और ऐसे वाक़यात या सानियात तो होते रहेंगे। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सर, इसका सोल्यूशन यही है जो मैंने अर्ज किया कि इसके तमाम जो कानूनी पहलू हैं फायर प्रोटेक्शन के, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, किसी भी मॉल में, किसी भी इंस्टॉलेशन में, उन्हें सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, उन पर लाजिम किया जाए कि वो ये नस्ब करें और बाकायदगी से उसकी इंस्पेक्शन की जाए। अगर तो इदारे नहीं है तो आप ऐसी कमेटी वहाँ बना दें जिसमें इसके फायर के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हों, उन्हें पता हो ये क्या है, क्योंकि देखें ये पूरी साइंस है, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रख देना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल भी तो आना चाहिए ना। बिल्कुल, उसमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये कब एक्सपायर हो गया। हमने तो बहुत सारी बिल्डिंगों में फायर एक्सटिंग्विशर देखे और जब मैं रुक के देखता हूँ, गौर से पढ़ता हूँ, तो वो एक्सपायर सिलेंडर लगा हुआ होता है। और सर वो चलते भी नहीं है, कोई जाम हुए होते हैं और चल भी नहीं रहे होते। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जब हम पूछते हैं कि इसको चलाना आता है तो वो कहते हैं साहब हमें तो नहीं आता, ये तो लगा के चले गए, हमें नहीं मालूम कैसे चलता है। तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना उसका लगाने का। इक्विपमेंट यानी हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी, हमें इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन बात वहीं घूम पर कहा जाती है कंवर साहब, कौन कराएगा जब सारी चीज़ें मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। कंवर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। जी, गुल प्लाजा का जिक्र कर रहे हैं, जिससे भी बात की जा रही है, किसी की समझ में, मेरी समझ में यहाँ बैठ के नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी जब लेगा नहीं तो मसले को मसला समझेगा ही नहीं, तो बात होगी कहाँ से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया भर की ज़बान बन चुकी है, मगर अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़बान भी समझती है? इसी एक स्पेस को या गैप को फिल करने के लिए अमेरिका में जो ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी नौजवान है तैमूर हसन और उनकी टीम ने जी कल्ब के नाम से पाकिस्तान का अपना उर्दू
चैट जीपीटी तैयार किया है, जो तकरीबन 1 अरब 97 करोड़ अल्फाज पर तरबियत याफ्ता है और दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू लैंग्वेज मॉडल करार दिया जा रहा है। 7 से ज़ायद आलमी मेयार के टेस्ट में ये मॉडल मौजूदा जो उर्दू AI सिस्टम्स है उससे बेहतर कारकर्दगी दिखा चुका है, और ऐसे वक्त में जब उर्दू बोलने वाले करोड़ों अफराद डिजिटल सहूलियात से ज़बान की वजह से महरूम रहते हैं, कल्ब जो है तालीम, कारोबार, कस्टमर सर्विस, वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी में एक नई राहें खोलने की सलाहियत भी रखता है। मगर क्या उर्दू जैसी एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के लिए बनाया गया ये मॉडल आलमी सतह के ऊपर सस्टेन करेगा? इस पर हम बात करेंगे। कल्ब के फाउंडर तैमूर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जो इससे कबल 13 कामयाब स्टार्टअप्स लॉन्च करके एग्जिट भी कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कप के फाते भी रह चुके हैं और आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमें तो पहले अपनी इस जर्नी के हवाले से भी बताएं। आई बिलीव कि आपकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स है। 13 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आपके क्रेडिट के ऊपर हैं, और अभी आपने कल्ब के हवाले से जो उर्दू चैट जीपीटी है इसको लॉन्च किया है, ये क्या है, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम जी, बेहतरीन हूँ, खैर खैरियत से हूँ। ये जो कल्ब लॉन्च किया है, ये आप समझ लें कि एक फाउंडेशनल मॉडल है जिसके ऊपर आप आगे फर्दर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं AI में। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का अपना एक जीपीटी मॉडल है बैकएंड पे। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट गूगल की तरफ से भी जेमिनी है, इस तरह से बहुत सारे जनरेशनल मॉडल्स हैं। इसी तरह इनका एक बैकएंड मॉडल होता है जिसके ऊपर ये सारी प्रोडक्ट्स रन करती हैं। आज आप जितने भी AI प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो AI वॉइस बेस्ड एजेंट्स हों, AI एजेंट्स इन जनरल हों, जनरेशन के प्रोडक्ट्स हों, एजुकेशनल टूल्स हों, कुछ भी है, उस सब के पीछे एक स्पेसिफिक जनरेशन मॉडल होता है। इसी तरह उर्दू के लिए स्पेसिफिकली इस स्पेस में बहुत एक गैप था कि हमारी लोकलाइज्ड मॉडल 230 मिलियन जो हमारी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके लिए ये अवेलेबल एज सच इतने लार्ज स्केल पे नहीं था। एंड सो वी थॉट एक्चुअली कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। एंड फिर हमने ये कल्ब के नाम से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोड्यूस किया, मार्केट में डेवलपर्स के लिए एक्सेस दिया हमने। ज़बरदस्त। अब मेरा सवाल यहाँ पे यह है तैमूर साहब कि जैसे आपने ख़ुद भी बात की कि उर्दू के लिए, उर्दू इटसेल्फ एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उर्दू वोकैबुलरी हो, ये सारी चीज़ें हों, हम स्ट्रगल करते हैं आम रूटीन में भी, जब हमें कुछ चीज़ सर्च भी करनी हो तो वो एक गैप मौजूद है इटसेल्फ इंटरनेट के ऊपर। इस चीज़ को मेक श्योर करना कि आपने जितने सारे सिस्टम या जो पूरा आपने मॉडल तैयार किया है उसमें उर्दू जैसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज समहाउ लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसको बिल्कुल आपने जैसे कमांड देना है और आगे से जो रिस्पॉन्स आएगा उस बात को आपने कैसे मेक श्योर किया है? जी, ये एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है। जब भी आप एक मॉडल बनाते हैं, एक लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं, इसका एक टेक्निकल प्रोसेस है सारा का सारा। पहले आप क्रॉलिंग करते हैं, जितना भी डाटा आप गैदर कर सकें डिफरेंट सोर्सेज से, तो इसका फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो क्वालिटी का अश्योरेंस है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, स्कोर जो है, वो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अब जब हमने इसको स्टार्ट किया, नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप ओपन सोर्स जितना भी डाटा अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, आप वो गैदर आउट करते हैं अपनी स्पेसिफिक नॉलेज बेस बनाने के लिए लैंग्वेज मॉडल की। लेकिन हमने कुछ यूँ किया कि हमने इसको 6-7 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया, ये करने के लिए कि हम इसके अंदर उर्दू की बहुत डिफरेंट नीश की जो चीज़ें हैं वो गैदर कर सके। फॉर एग्जांपल पोइट्री हो गई, आपकी एजुकेशनल बुक्स हो गई, गवर्नमेंट का डाटा हो गया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो एक बहुत वास्ट नॉलेज के ऊपर हमने गैदर किया, जिसके अंदर अभी आपको 1.97 बिलियन टोकन्स नज़र आते हैं, जबकि जब हमने इनिशियली इसका डाटा क्रॉल किया था तो हमने ऑलमोस्ट 6.2 बिलियन टोकन्स को हमने गैदर किया था। फिर उसका एक क्लीनिंग प्रोसेस होता है कि अच्छा, अगर हमने ये गैदर कर लिया तो इसके अंदर बहुत सारी इंग्लिश की एडिशंस होंगी, हेडर्स के अंदर बहुत सारे फ्लॉज होंगे, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहे हैं, कहीं पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी क्लीनिंग के प्रोसेस से गुजरता है ये। तो आप देखें 6.2 बिलियन टोकन से 1.97 बिलियन टोकन तक लेके आना
बहुत सारे एक रिगरस क्लीनिंग प्रोसेस से ये गुजरा होगा। आई एम श्योर, आई एम तो श्योर। इस वजह से इसकी एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कितना टाइम लगा आपको तैमूर इसको डेवलप करने के ऊपर, और आप जैसे आपने खुद कहा कि एक प्रोसेस है और बड़ा टाइम टेकिंग, आई बिलीव कि आपने इस पर रिसर्च की है, फिर आपने इस पर सारा कुछ सेटल किया है। तो अभी क्या इसमें मॉडिफिकेशन का भी आपका प्लान है, और ये कितना टाइम लगा इस सारे प्रोसेस में? नॉर्मली जी लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं 2 फेजेस में रिलीज होते हैं। एक फेज होता है आप डेवलपर्स के लिए रिलीज करते हैं, जो Okay. कि डेवलपर्स जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, एपीआईज यूज़ कर सकते हैं, आपको एक एजुकेशनल, आपको एक कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट निकाल के दे सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी एक Yeah. कंज्यूमर बेस्ड मॉडल है, उसके पीछे जीपीटी एक मॉडल है, राइट। इसी तरीके से ये भी एक डेवलपर एक्सेस है फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के लिए आप इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट। एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चूंकि हमारी बहुत सारी ट्रैफिक है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो उसके लिए बहुत सारा आपको सर्वर्स वगैरह भी चाहिए होंगे। क्वेश्चन बीइंग कि ये इसको टाइम कितना लगा। चूंकि ये एक फाउंडेशनल मॉडल है, हम जहाँ तक क्रॉल कर सकते थे अपने फंड से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी पॉकेट से जितना कर सकते थे इसको, वो हमने किया। इस सारे प्रोसेस को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स लगे एंड 7 मंथ्स के अंदर हमारे बहुत सारा चंक जो है वो स्क्रैपिंग पे, क्रॉलिंग पे गया, जहाँ से आप डाटा एक नॉलेज बेस क्रिएट करते हैं। एंड बाकी सारा जो टाइम है वो इसके ट्यूनिंग पे गया कि आप कितना कॉन्फिडेंस स्कोर, कितना क्वालिटी स्कोर इसको दे सकते हैं, ताकि कल को कोई इससे चैट करे तो वो ये क्वेश्चन कर सके कि चैट जीपीटी और कल में क्या फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग। तैमूर आप अपने दीगर स्टार्टअप्स के हवाले से भी बताएं, सिंस यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और आपने इससे पहले भी 13 स्टार्टअप्स हैं लॉन्च किए हैं, ज़रा हमें उनके हवाले से भी बताएं। ज़रूर जी। मैंने 2021 में माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप नेशनल विन किया, वर्ल्ड फाइनलिस्ट था, एंड आप ही इंटरव्यू कर रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ पे उस ओह टाइम पे। वाओ, ओके। एंड उस दिन से आई स्टार्टेड अ कैंपेन जो कि अपने खुद से एक इनिशिएट किया था मैंने कि लेट्स स्टार्ट मेकिंग द इनिशियल एआई प्रोडक्ट्स, क्योंकि एआई की हाइप अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट मेकिंग इनिशियल प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली। एंड उसकी मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी बिल्ड इन पब्लिक की, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ताकि जितनी भी हमारी टाइट नेट कम्युनिटी है स्टार्टअप्स की, वो ये देख सके कि किस तरह से एक ज़ीरो स्क्रैच से एक प्रोडक्ट स्टार्ट करके उसको आप ग्रो करते हैं, बूटस्ट्रैप करते हैं और फिर एग्जिट करते हैं। तो वो वहाँ से स्टार्ट किया, वो सारा जर्नी स्टार्ट हुआ। एक प्रोडक्ट सेल किया, दूसरा सेल किया, तीसरा सेल किया, वो चलते चलते 13 एग्जिट्स हो गए। एंड बहुत वास्ट निशेस में थे ये, मतलब कोई स्पेसिफिक एआई की एक स्पेसिफिक निश नहीं थी ये। एआई एसईओ से लेके आप बहुत वास्ट एआई ब्लॉगिंग से लेके एआई वॉइसेस से लेके एआई वीडियो से लेके हमने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, इनको ग्रो भी किया और इनको फिर एग्जिट भी किया एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट को वेस्टर्न साइड पे। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा तैमूर, ज़ाहिर है ये जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में भी, चूँकि हम आप जैसे कल्ब का जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे दीगर चीज़ों पे भी गैप मौजूद है, जहाँ दुनिया एआई के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है। हम भी चूँकि इस चीज़ के या इस कंपटीशन में, आई एम ग्लैड कि आप जैसे यंगस्टर्स पार्टिसिपेट करें और कुछ ना कुछ इनोवेट करें, बट एट द सेम टाइम आप एज ए डेवलपर भी समहाउ इस तरह के सारी, जब आपने इस कल्ब को भी डेवलप किया, आप क्या गैप आपको लगता है कि मज़ीद इन सेक्टर्स में देयर इज़ अ गैप एंड वी हैव द पोटेंशियल, वी कैन फिल दैट गैप इन समहाउ? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। असल में नॉर्मली जब भी हाइप आती है किसी भी चीज़ की, तो लोग उसके कंज्यूमर एंड को देखते हैं, उसके पैसा बनाने के एंड को देखते हैं, फाउंडेशन के एंड को बहुत कम लोग उस पर गौर करते हैं। और फाउंडेशन के एंड पे गौर करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी है जिसको गौर करना चाहिए वो है गवर्नमेंट, राइट। एंड गवर्नमेंट आपकी रिसर्च को फंड करती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को फंड करती है, और वहीं से एक साइकिल क्रिएट होता है आपके प्रोफेसर से, आपके स्टूडेंट से, कि वो एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकें। जैसे कल एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, उस तरह बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें कंज्यूमर एंड की, तो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्टअप्स को ग्रो कर रहे हैं सारी जगह पे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर में। आई वाज वन ऑफ NIC पेशावर्स इंक्यूबेटिंग उस कुछ साल पहले। तो बहुत सारा एक नर्चर
आपको करने को मिलता है अपने स्टार्टअप को इस सारे सेंस में। तो आप इधर कंज्यूमर एंड देखें, इधर आप स्टार्टअप एंड देखें, इधर आप फाउंडेशनल एंड देखें, काम होता है। कई दफ़ा आपको बहुत सारी पजीराई नहीं मिलती है, कई दफ़ा आप नज़रों में नहीं आते हैं। सो व्हाट, इंटरनेट है आपके पास, देयर इज़ नो बैरियर रिमेनिंग। तो व्हाट इफ यू जस्ट मेक समथिंग आउट, पुट इट टू द मार्केट एंड सी व्हाट हैपेंस। उसके ऊपर लोग बनाएंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, ये कल्ब अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, कैसे कर सकता है, सो दैट पीपल हैव एन आइडिया कि हमारे पास एक उर्दू वर्जन भी मौजूद है जहाँ पे हमारी अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है। अब क्योंकि हम लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसको कंफर्टेबल तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना, ये एक बहुत चैलेंज है। और अगर उर्दू लैंग्वेज में चीज़ मौजूद है तो आई बिलीव लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी होगा ये। जी बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए ही स्टार्ट किया। द फर्स्ट फेज़ जो मैंने आपको बताया कि एक डेवलपर रिलीज फेज़ था, उससे हम गुजरे। अभी हमने एक ओपन और हमने किया ओपन सोर्स है, मतलब अपनी जेब से फंड लगा के ओपन सोर्स हमने सबको दे दिया कि एवरीवन हु वांट्स टू यूज़ दिस दे कैन मेक प्रोडक्ट्स ओवर इट, दे कैन मेक APIs ओवर इट। तो हमने जहाँ रिलीज़ किया उस वेबसाइट का नाम है हगिंग फेस। वहाँ पे लैंग्वेज मॉडल्स रिलीज़ होते हैं। बहुत सारे डाउनलोड्स भी हो चुके हैं अभी इस टाइम तक। बहुत सारे लोगों ने, डेवलपर्स ने इसे यूज़ भी किया, बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। और यूज़र्स के लिए, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे, क्योंकि हम थर्ड पार्टी इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं ओलामा के नाम से, जिसके ऊपर आप जाके अपनी क्वेश्चन आंसरिंग जनरेशन जिस तरह आप ChatGPT में करते हैं वैसे कर सकते हैं। हम सेकंड फेज़ में प्रोडक्ट साइड पे आएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए एक बहुत ठीक ठाक फंड होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप 230 मिलियन स्पीकर्स को ये दे रहे हैं एक प्रोडक्ट, तो उसकी ट्रैफिक भी उस हिसाब से होगी, सर्वर्स पे कॉस्ट भी उतनी आएगी, पीछे उसको होस्ट करने की कॉस्ट भी उतनी आएगी। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। ऑब्वियसली वी आर लाइक क्रैकिंग अ फ्यू डील्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट लाइक द सेकंड फेज वुड बी द प्रोडक्ट एंड। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि जो आप सेकंड फेज़ में जल्दी जाएं और इस चीज़ को आम यूजर्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाएं, ताकि वो इसको विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़ को यूटिलाइज़ कर सके। थैंक यू वेरी मच। तैमूर हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। पाकिस्तान में जी हम आर्ट के हवाले से बात करें तो तवील अरसे तक सिर्फ गैलरी स्पेस हो, एग्जिबिशंस हो, उस तक महदूद रही है। मगर आज ये समहाउ आइडेंटिटी हो, मेमोरीज़ हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल जो क्वेश्चनिंग है उसका एक मौसर ज़रिया बनता चला जा रहा है। ऐसी ही आर्टिस्ट से हम आपकी एक मुलाकात करवाने वाले, जिनका आर्ट जो है जो माशरती तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज़ हैं, इंसानी जो तन्हाई के मौज़ूआत को एक सेंसिटिव मगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ कन्वे करता है। हमारे साथ जी समीना कौसर अंसारी मौजूद हैं। इनके काम में आपको इनकी जो कि पर्सनल समहाउ मेमोरीज़ हैं, इमोशंस हैं, उनकी एक डिपिक्शन मिलती है, बल्कि आम इंसानी जो तजुर्बात हैं वो भी अपने फ्रेम में ऐसे लेकर आती हैं कि आप देखते हैं और सोचते हैं। महज आर्टिस्ट नहीं है बल्कि क्यूरेटर भी हैं, और इसके हवाले से भी बात करें, इनका पहला क्यूरेटर प्रोजेक्ट अ पाम साइज यूनिवर्स भी इनके फ़न की समहाउ कॉम्प्लिकेटेड और इस साइट को दिखाता है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पेश कर चुकी हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। थैंक यू वेरी मच समीना, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। समीना से तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन हमारे पास डॉक्टर आई थी और फिर मैंने पहला सवाल किया कि सर्दियों में काम चोरी का दूर भागने का कोई तरीका बताएं, लेकिन आज जो हमें बताने वाली है, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे अफराद, ख़ुसूसन अगर हम ख़वातीन और बुज़ुर्गों की बात करें तो सुबह उठते हैं, आपको जिस्म में बड़ी स्टिफनेस सी फील होती है, घुटनों में, कमर में, शोल्डर्स में बहुत सारे लोग दर्द की शिकायत करते हैं। और ठंड के मौसम में ख़ास तौर पर जो एक लेज़ीनेस का फैक्टर होता है, और समहाउ आपकी जो मसल्स बड़े स्टिफ रहते हैं और आपकी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है, जिसका बराह रास्त असर जो है हमारी रोज़मर्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी होता है। और फिर सर्दी तक महदूद नहीं रहता ये, बल्कि गलत बैठना हो, झुककर काम करना हो, मोबाइल या टीवी का बहुत देर तक हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, पोस्चर के इश्यूज़ होते हैं। आज इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नाजिश मौजूद हैं। डॉक्टर नाजिश मुश्ताक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। आगाज़ हम समीना आपसे करते हैं आप गुफ्तगू का। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप बहुत अरसे से
आर्ट कर रही हैं, बट आपने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है। हाँ, हमें बिल्कुल। अपने इस आर्टिस्टिक जर्नी के हवाले से बताएं, कैसे स्टार्ट हुआ? मैं 2010 में लाहौर आई थी और मुझे तब यही था कि मुझे कुछ इस तरह का काम करना है जिसमें साइड बाय साइड में अपना ड्राइंग का वो करती रहूँ, क्योंकि वो मेरा एक थेरेप्यूटिक चल रहा था। कह सकते हैं कि एक तरह का सेशन था, लाइफ का एक वो हिस्सा था। बट वो करते करते कब वो इतना ज़्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई कि वो थेरेपी से निकल के, कैथारसिस से निकल के वो प्रॉपर मेरी एक जो कहते हैं कि एक्सप्रेशन बन गया और मेरी लाइफ ही बन गया। तो वो जो है उसको पहचानने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट फिर उसके बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि मेरे पास डिग्री तो है नहीं, तो मैं किसी भी गैलरी में या किसी भी क्रिएटिव शो पे मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे क्या जाके अपना इंट्रोडक्शन दूँ। सो उस इंट्रोडक्शन के लिए मैं आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड देन आई लैंडेड इनटू द आर्ट गैलरी। सो बहुत वो उसके लिए मैंने टाइम स्पेंड किया और बहुत मेहनत की। फिर जब आर्ट गैलरी में मैं गई तो वहाँ पे मैंने एज अ गैलरी मैनेजर काम किया। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी का कह सकते हैं कि आगाज़ हुआ कि मैंने प्रॉपर आर्ट को एक और नज़रिए के साथ देखना शुरू किया। और मैंने बहुत सारे जो हमारे फ़नकार हजरात हैं, मुसव्विर हैं, मुजस्समा साज हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनको जाना। और फिर उसके बाद मुझे एक और पर्सपेक्टिव और कह सकते हैं कि फ्रेश पर्सपेक्टिव मिला। तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि मुझे डिग्री भी करनी चाहिए। इट्स नॉट टू लेट एंड इट्स नेवर बी लेट। सो फिर मैं BNU में गई, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से अभी मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। लवली लवली, इट्स अ वेरी रोलर कोस्टर सॉर्ट ऑफ जर्नी आई बिलीव। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाजिश, सर्दियाँ वैसे तो हम बहुत लेजी समझ रहे होते हैं ख़ुद को, बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई मोबिलिटी उस तरह से नहीं होती। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया, क्या इश्यूज़ होते हैं नॉर्मली ख़वातीन या हम बुज़ुर्ग अफराद की बात करें इस वेदर के अंदर ख़ास तौर पर? तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सर्दियां हैं, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। अब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम हो गया, आप ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो लो हो जाती है। सो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है सर्दियों में, अगर आप वार्म अप नहीं रख रहे, खुद को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख रहे, तो उसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है और आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ और फटीग फील करते हो। एक तो सर्दियों में सुस्ती इतनी हो जाती है कि कोई एक्सरसाइज भी नहीं हो रही होती, ऊपर से आप वाटर इंटेक या फ्लूइड इंटेक किसी भी किस्म का बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। आपका जितना मसल्स को हाइड्रेशन नहीं मिलेगी और जितना मसल्स स्टिफ होंगे उतना ज़्यादा आप लेथार्जिक फील करोगे। तो सर्दियों में स्टिफनेस की सबसे बड़ी रीज़न ये है। फिर ज़्यादातर जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो मॉर्निंग स्टिफनेस कंप्लेन करते हैं, क्योंकि आप ओवरनाइट लेटे हुए हो और जो नींद है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि रातें भी लंबी होती हैं सर्दियों की। तो आप एक ही स्टैटिक पोजीशन में लेटे हुए हो, उसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सुबह जब आप उठते हो तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हो या स्टिफ फील करते हो। उसका बेहतर सॉल्यूशन ये होता है कि आप जब उठे हैं, बेड से उठने से पहले ही आप थोड़ी जेंटल एक्सरसाइजेस कर लें, लाइक स्ट्रेचिंग हो गई या हल्की फुल्की मूवमेंट बॉडी को दें, ताकि मसल्स एक्टिवेट हो जाएं, थोड़ा वार्म अप हो मसल्स और ब्लड फ्लो स्टार्ट हो, और फिर आप उठें और तो फिर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मीना, मुझे ये बताएं, जैसे हर एक आर्टिस्ट की अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। कुछ चीज़ें आप फॉर द सेक ऑफ कैथारसिस जैसे आप अपनी इंटरेस्ट के लिए करती थी, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी कर रहे होते हो या आप अपनी आर्ट को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हो। व्हाट्स योर जॉनरा? जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव है मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ओरिजिनलिटी कितनी है और कितना मेरा अपना इनर सेल्फ उसमें आ रहा है। क्योंकि आर्ट जितना पर्सनल होता है, आर्टिस्ट के लिए वो इतना ही पब्लिक होता है और वो एक्सपीरियंस बन जाता है। सो उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं असल में लिटरेचर और जो कुदरत के अंदर ऑलरेडी एक स्कल्पचर मौजूद है, मैं उसको आपस में इन्फ्यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करती हूँ और उसमें फिर मेरी एक फर्दर रिसर्च होती है कि ये कौन सी टाइप है, इसका क्या साइंटिफिक ओरिजिन है और इसका कार्बन अब्जॉर्प्शन कितना है, इसका वाटर अब्जॉर्प्शन कितना है, उस तरह की एक स्टडी होती है। एंड देन फिर मैं लिटरेचर में उसका किस तरह से उस लकड़ी का जो नाम है
उसका और उसका सिंबॉलिक मीनिंग जो इस्तेमाल हुआ है वो कलेक्शन करके फिर मेरा एक अपना डायलॉग है। सो इट्स लाइक कि 3 लेवल चल रहे हैं, एक साइंटिफिक है, एक लिटरेचर है, देन एक मेरा अपना है जो ब्रिज क्रिएट कर रहा है बिटवीन साइंस एंड लिटरेचर। सो वो जो सारे का सारा है वो एक QR कोड की फॉर्म में जहाँ कहीं भी मेरा काम डिस्प्ले होता है, स्पेशली जो वुड फ्रैगमेंट्स वाला है। ये मेरे सामने भी है कुछ हाँ, ऐसा। लेकिन इसके साथ QR कोड आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल दिस इज सॉर्ट ऑफ योर वर्क, राइट? या दैट्स सो दिस इज द वन पार्ट, पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो QR कोड की फॉर्म में और उसमें वो सारी रिसर्च कंपाइल्ड होती है। अच्छा, ज़बरदस्त, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि Yeah. QR कोड में आपको सारी रिसर्च भी Yeah, अवेलेबल है कि आपने किस तरह हाँ, से इसको बिल्कुल, क्यूरेट किया है। बिल्कुल। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर आजिश, नॉर्मली जैसे आपने खुद भी बात की कि कुछ मिनिमल सी या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि वी डोंट हैव टाइम, हम उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाते। अब सुबह उठ के आपके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, आप स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, आप अपने लिए 15 मिनट कैसे निकालेंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव यू नो सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो आप सुबह कर सकें, और आप उसके लिए टाइम अगर बाउंड नहीं हो सकते तो आप चलते फिरते किचन में या कोई भी हाउस कोर्स करते हुए कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज आप बेड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप उठें, जस्ट अपने एंकल पंप से स्टार्ट करें। आप लेटे लेटे जो आपके पाँव हैं उनको सीधा करके अंदर की तरफ बाहर की तरफ कर सकते हैं। इसको हम एंकल पंप्स कहते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन आपने करनी होती है। उससे आपकी टांगों के मसल्स जो है ना वो फ्लो में आ जाते हैं, उसमें ब्लड फ्लो शुरू होता है। आपके जो रेस्टिंग स्टेट में ओवरनाइट रहे होते हैं मसल्स, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उठते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको टांगों में ही प्रॉब्लम फील होता है। तो उससे वो वाले मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने उठना है। आप जनरल अपनी सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं नेक की, जिसमें आपकी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, साइड रोटेशंस होते हैं, जैसे आप सलाम फेरते हैं, या साइड बेंडिंग्स होती हैं। ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा फ़र्क फील करते हैं। उसके अलावा आप कमर के लिए एक्सरसाइजेस करें। तो ये 3 ही बेसिक सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें नेक है, बैक है और आपकी लेग्स हैं। इन तीनों सेगमेंट्स के आप 5-5 मिनट भी अगर आप दे दें, 10-10 रिपीटिशंस भी अगर आप कर लेते हैं, तो वो मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके जॉइंट भी एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि मसल्स के साथ साथ इस मौसम में जॉइंट पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह भी ये होती है कि आप हमारे ना जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कुशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो वो भी विस्कस हो जाता है, क्योंकि उसमें भी वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। वो भी विस्कस हो जाएगा, तो वो भी जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको कम करता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पेस कम हो जाती है उस फ्लूइड की कमी की वजह से। तो उसको भी मोबाइल करना चाहिए। वो आप उठें, 5 मिनट दें अपने हर रीजन को, तो उससे आपका मसल फ्लो एक्टिव बेहतर हो जाएगा और आपके मसल्स थोड़े वार्म अप हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो औरतों के लिए बड़ा मसला होता है। हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करें। वो कहती हैं कि हम सारा दिन वॉक ही तो कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन वो वॉक नहीं होती, वो आप लेथार्जिक स्टेट में जा रहे होते हो, क्योंकि आप एक कॉन्टीन्यूस चीज़ कर रहे हो, लेफ़्ट राइट आगे पीछे। वो वॉक के ज़िम्मे में नहीं आता। वॉक का एक अपना स्टाइल है, वॉक का एक अपना पैटर्न है, जिसमें आपको प्लेन सरफेस पे या वॉकिंग शूज़ पहनकर एक प्रॉपर तरीके से वॉक करनी होती है। तो ख़वातीन को जब भी वॉक सजेस्ट करो, वो कहती हैं हमारे घर पे वॉक ही हो हाँ एग्जैक्टली, उनका यही होता है। आप जिसको कह दो, इवन मैं खुद भी अपने घर में किसी को कहती हूँ ना वॉक कर लो 15 मिनट, पूरा दिन वॉक ही तो कर रहे होते हैं। बट वो वॉक नहीं होती। वॉक एक प्रॉपर तरीके से वॉक होती है। सो अगर वही कर लें, दिन में कोई भी टाइम निकाल लें, अर्ली मॉर्निंग नहीं, क्योंकि आजकल फॉग होती है तो मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए। तो आप दिन में कोई भी टाइम निकाल लें, आप 15 मिनट से शुरू कर लें, और वो भी नहीं होता तो आप 5 मिनट वॉक करें, 2 मिनट का पॉज लें, फिर 5 मिनट वॉक करें, 2 मिनट का पॉज लें। और आप देखें कि हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा सर्दियों में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो जो एल्डरली पीपल होते हैं वो तो बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाते हैं, ठीक है, और वो ज़ाहिर है बेड रिडन हो गए, एक्टिविटी कम हो गई। एक्टिविटी कम होने की वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, फिर हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, तो ब्लड को भी प्रॉपर जो ब्लड फ्लो है वो नहीं मिल रहा होता। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रोन टू होते हैं हार्ट अटैक्स के। तो उनको भी चाहिए कि वो भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। अगर वॉक नहीं कर सकते तो घर के अंदर छोटी छोटी वो आजकल तो स्टेशनरी साइकिल्स पे मिल जाते हैं, आप सिर्फ वही अगर कर लें तो वो भी आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो घर में वॉक कर सकते हैं, आप अपनी लॉबीज़ में वॉक कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी बस करें, कोई मूवमेंट रखें, हाँ कम करें ज़्यादा करें, बट अपनी मूवमेंट आपने रखनी है। क्योंकि बॉडी
जो ब्रेन है ना वो सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और ब्रेन की लैंग्वेज ही मूवमेंट है। तो अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आप ब्रेन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, अदरवाइज ब्रेन भी डेड हो जाएगा। You're so right क्योंकि नॉर्मली अगर आप लेजी पड़े हुए आपका दिमाग काम करना भी छोड़ जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपने क्या करना है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा समीरा, हमें ये बताएं एज अ क्यूरेटर ये कैसा एक्सपीरियंस है? बिकॉज हमारे यहाँ हमने सिर्फ एग्जिबिशंस की हद तक या उस तरह से रखा हुआ है, बहुत कम है जो इस तरह से क्यूरेटर के तौर पे भी काम करें। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मैंने जब अपना पहला शो डिसाइड किया था ना, तो मैंने टाइप्स पढ़ी थी कि अच्छा ये क्यूरेटोरियल टाइप्स हैं, सो मुझे किसको फर्दर फॉलो करना है। सो आई लुक्ड इनटू जो मोर फिलोसॉफिकल है, क्योंकि मैं शुरू से ही रीडर रही हूँ, तो मुझे होता है कि मेरी रीडिंग कहीं ना कहीं जो है ना वो काम आनी चाहिए। सो मैंने मेथड क्यूरेशन जो है ना उसको फॉलो किया, और उसमें ये होता है कि आप एक टास्क डिज़ाइन करते हैं और आप अपने आर्टिस्ट को कहते हैं कि आप अपनी जो प्रैक्टिस आपकी चल रही है उसके अंदर रहते हुए आपने ये लिमिटेशंस हैं, इसके साथ आपने काम बनाना है। सो उसको देखते हुए फिर मैंने अपना एक टास्क सेट किया, ठीक है, और फिर मैंने अपने आर्टिस्ट को दिया और मैंने उनसे प्रॉपर डिस्कशन की, और वो डिस्कशन पूरा 1 महीना चली है। उसके बाद फिर दे हैड कम अप विद द ग्रेट आइडियाज़, और फिर उसके बाद उन्होंने जब वो काम दिया एंड आई पुट इट ऑन द शो, सो उसके ऊपर फिर वो था कि क्रिटिक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स आए। आई गॉट इट, बट आई गॉट दिस वेरी गुड आइडिया कि ओके मैं सही जा रही हूँ। यू इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स इम्पोर्टेंट। बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट कि आप कितना फिलोसॉफिकली आर्ट को या इसकी सब्जेक्टिविटी को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो दैट्स द क्यूरेटोरियल साइड जिसको मैं अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट हुई हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ देखा करती थी कि कैसे जो मेरे बॉसेस हैं इन द गैलरी स्पेसेस उसके अंदर वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, उनकी जो राइटिंग है वो कहाँ से आ रही है और वो किस तरीके से उसको कंपोज करके और आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब वो मैं जब खुद करना शुरू हुई तो मैं कहती हूँ मुश्किल काम जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आई बिलीव जब तक आपको काम इंटरेस्टिंग नहीं लगता आप उसको ठीक तरीके से कर भी नहीं सकते। इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर नाजिश, हमारे यहाँ बड़ा मसला है, जब तक अल्लाह ना करे कोई बीमार नहीं होता तब तक हम डॉक्टर की शक्ल नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं हमें ना ही जाना पड़े, सिम्टम्स आ रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन घर पे टोटके कर लेंगे, फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते। और यही हम फिजियो के साथ भी करते हैं कि अनटिल अनलेस हमारी इतनी मोबिलिटी का इशू हो जाए तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है उसको अर्ली स्टेज के ऊपर एड्रेस करना, और फिजियो के पास जाने से कोई मुश्किल काम नहीं है। यू कैन कंसल्ट अ फिजिशियन। ये होता है बहुत, और सिर्फ बूढ़ों में नहीं, ये यंग लोग भी यही करते हैं। मेरे पास 70% जो केसेस आते हैं ना वो कॉर्पोरेट कल्चर वाले होते हैं, जिनको अपनी पुअर पोस्चर की वजह से सर्वाइकल और बैक के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कंप्यूटर पे काम करना ज़्यादा देर, फॉरवर्ड हेड होता है उनका, राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, काइफोटिक हम्प निकल आता है। तो ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं, और वो तब तक नहीं आते जब तक सिचुएशन बहुत क्रॉनिक नहीं हो जाती। स्टार्टिंग में जब बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करती है तब हम उसको अवॉइड कर देते हैं। सिग्नल्स क्या हैं? सिग्नल्स ये हैं कि आप लेथार्जिक फील करते हो, आपके जो नेक मसल्स हैं या शोल्डर मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, आपको लाइट पेन फील होता है। उस स्टेज में कभी पेशेंट नहीं आता फिजियो के पास, वो निब्रोल पे जाते हैं या कोई भी पेन किलर ले लिया। पेन किलर से जब वो थक जाते हैं और वो क्रॉनिक हो चुका होता है, ट्रिगर पॉइंट्स बन चुके होते हैं, सारे डीप मसल्स जब टाइट हो चुके होते हैं वो तब आते हैं। अल्लाह, फिर उसको जाने में भी टाइम लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो टाइम के साथ डेवलप हुई होती है ना एक चीज़। तो ये क्योर हो जाता है या क्योर हो जाता है, लेकिन उसमें प्रोसेस है ना एक, क्योंकि हम जब तब तक हमारे सारे डीप और सुपरफिशियल मसल्स स्टिफ हो चुके होते हैं। सो पहले हमें सुपरफिशियल मसल्स को रिलैक्स करना होता है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स को ख़त्म करना होता है, फिर हम डीपर मसल्स पे जाते हैं, देन हम स्ट्रेंथनिंग पे जाते हैं, क्योंकि खाली स्ट्रेचिंग करके हम नहीं छोड़ सकते। खाली स्ट्रेचिंग करके अगर आप छोड़ दो तो वो मोर प्रोन टू कॉज स्टिफनेस अगेन होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो ताकि वो दोबारा रिवर्स ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है कि जब उनको पेन रिलीफ हो जाए तो वो कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए, अब हम नहीं जाएंगे, अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा तो मसला ये बड़ा मसला है, ये अवेयरनेस का इशू है। आई बिलीव कि ये अवेयरनेस का इशू है, बिकॉज अगर एक बार एक चीज़ ठीक होने लगती, वही बात है बेहतरी हुई फौरन छोड़ दिया, और ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है। सबके साथ है। हमारे सिम्टम्स खत्म होते हैं, हम समझते हैं हम ठीक हो
हो गई और लेकिन वो मसला नहीं होता, वो फिर वापस आपको आ एंड जाता तक उसको खत्म Yeah. करना है देन, ताकि आप वो दोबारा से ट्रिगर हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाजिश, बहुत शुक्रिया समीना आपका भी, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप अपनी अच्छी अच्छी आर्ट क्यूरेट करें और आपकी एग्जीबिशंस हम देखें। हमारे साथ जी एक आर्टिस्ट और डॉक्टर नाजिश ने हमें बता दिया कि थोड़ी सी मोबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी सर्दियों के अंदर, और इससे पहले कि खुदा ना खास्ता आपका कोई इशू इतना एक्सट्रीम पे चला जाए, पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची के हिस्टोरिक फेयर हॉल लिए चलेंगे, जहाँ पे मारूफ मुसव्विर और ख़तात सादिक़ैन के फ़न पारे एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बने हैं। आप कराची से नुमान गुल की ये रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग पब्लिक में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची की शहरी इंतज़ामिया की जानिब से कराची के तारीख़ी विरसे फेयर हॉल को आवाम के लिए खोल दिया गया है, और यहाँ पर सादिक़ैन साहब के जो फ़नपारे हैं, जो खूबसूरत फ़नपारे हैं, वो इस वक्त आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। आइए चलते हैं फेयर हॉल की इमारत के अंदर और देखते हैं सादिक़ैन साहब के खूबसूरत फ़नपारे। लोग दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी अपनी लाजवाल खिदमात में जिंदा रहते हैं। मुल्क के नामवर फ़नकार सादिक़ैन का शुमार भी ऐसे फ़नकारों में होता है। कराची की तारीख़ी इमारत फेयर हॉल में कायम इस कदीम आर्ट गैलरी में सजे फ़नपारे आज भी सादिक़ैन की याद दिलाते हैं। बुलंद पाया शोहरत रखने वाले फ़नकार सादिक़ैन ने रंगों और अपने तख्लीक़ात से आर्ट गैलरी की इस छत को एक नादिर नमूने में तब्दील कर दिया कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। फेयर हॉल की इमारत के अंदर मैं मौजूद हूँ, और अगर इस इमारत के अंदर सबसे बेहतरीन आर्ट वर्क की अगर बात की जाए तो वो इसकी छत है। ये वो आर्ट वर्क है जो सादिक़ैन साहब की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन आर्ट वर्क है, और यही आखिरी वर्क था उनका, जो बनाते बनाते जिस वक्त ये बन रहा था उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। इसी की वजह से ये जो छत का एक हिस्सा थोड़ा सा इनकम्प्लीट नज़र आ रहा है, नीला नीला जो हिस्सा इस वक्त नज़र आ रहा है, ये आर्ट वर्क बनाते हुए ही उनकी वो खालिक हकीकी से जा मिले, और इसके साथ ही ये आने वाले जो शुरका हैं उनके लिए तवज्जो का मरकज़ भी बनता रहे, क्योंकि ये बेहतरीन इस आर्ट को बनाते हुए ही सादिक़ैन साहब खालिक हकीकी से जा मिले। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से सालों से बंद सादिक़ैन आर्ट गैलरी को दोबारा शहरियों के लिए खोल दिया गया है। शहरी नादिर और नायाब फनपारे देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम देखे हैं, बट इट्स अमेजिंग, लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ऐसी चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बहुत मुतासिर कौन है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगी हैं। इसको अभी खोला गया है थोड़े दिनों पहले। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं और बहुत पुराने ज़माने की हैं। बेहतरीन चीज़ है, मतलब कि देख के बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस तरह की कोई आर्ट बना सकता है। देखें जिस तरह ऊपर बनी हुई है पूरी। तो कभी आर्ट देखने का वैसे इस टाइम बहुत मुश्किल है, ऐसी आर्ट बनाना बहुत अच्छी आर्ट्स है। फेयर हॉल की इस इमारत को आम आवाम के लिए खोल दिया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सादिक़ीन आर्ट गैलरी से देख भी रहे हैं और जो पेंटिंग्स हैं उन्हें मुतासर कर रही हैं। कुछ लोग मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जब ये आर्ट की जो गैलरी आवाम के लिए खोली गई है, ज़ाहिर है आर्ट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और हेल्दी माशरे वही होते हैं जो आर्ट से इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरे साहब के इस इक़दाम को कि उन्होंने इस आर्ट गैलरी को सादिक़ीन साहब के जो आर्ट वर्क है इसको अप्रिशिएट करने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, बल्कि इससे ना सिर्फ खोलने से लोकली जो है लोगों को जो है इसको मालूमात होंगी, बल्कि इंटरनेशनली हमारा एक बेहतरीन इमेज जो है क्रिएट होगा। मारूफ आर्टिस्ट सादिक़ीन के बनाए गए फनपारे तारीखी अहमियत रखते हैं जो उनकी वफात के बाद फेयर हॉल की जीनत बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फेयर हॉल के इंचार्ज सलीम शाह मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो लोग बाहर से आते हैं, आप यकीन करें वो घंटों इस छत के नीचे लेट के सिर्फ इस छत को देख रहे होते हैं। सादिक़ीन जो है बड़े आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है उनका और लोग उनके काम को बड़ा पसंद करते हैं। ये वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कैलीग्राफी, मुसव्वरी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे ये आपके सामने लगाए, तमाम सब्जेक्ट पे काम किया। और सादिक़ीन साहब यहाँ रहते थे हमारे पास। 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई। 1990 में गैलरी सादिक़ीन का इफ्तिताह हुआ। अब ये कहना चाहिए कि गैलरी है, यहाँ लोग आर्ट के हवाले से सोलो ग्रुप एग्जीबिशंस कराते हैं और फेयर हॉल वैसे ही एक खूबसूरत आपको पता है इमारत है। जो लोग आर्ट को पसंद करते हैं वो तो बड़े खुश हैं। और जो भी मेरे पास लोग आते हैं वो अक्सर
आर्टिस्ट ज़्यादा आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें भी अपनी एग्जीबिशंस अपने यहाँ करानी है, तो हम इंशाल्लाह उनको भी जो ना मौका देंगे। और वैसे फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, स्कूल्स के भी देखा आपने, वो लोग भी सर इसको बड़ा पसंद करते हैं। बेसिकली आर्ट जो है एक आँखों की ठंडक है, जो लोग इससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो बड़ी नेमत है ये। खूबसूरत फनपारे अपने अंदर समोए फेरियर हॉल आवाम की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है, जहां शुरका सादिकैन के फनपारों के हमरा अपने कीमती लम्हात को कैमरे की आंख से कैद भी कर रहे हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची।